Okay, so first of all, we'll start discussing the meaning of provision and reserve. Provision and reserve, basically both of them, if you remember trial balance में शायद मैंने बताया था आपको, both of them they come under the category of liabilities. ठीक है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अभी आफ्टर दिस विल स्टार्ट ट्रायल बैलेंस आल्सो, तो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजंस आर देयर और रिजर्व्स आर देयर, बोथ विल गो ऑन द liability side. Why on liability side? Basically, see, provision means as we did earlier in the depreciation chapter, provision means we have kept aside some amount for the purpose of saving, like it is a kind of saving which we have made for some particular purpose. Say after 10 years I am going to buy a new machine, क्योंकि मेरी मशीन की लाइफ कितनी है 10 years, 1 लाख उसका कॉस्ट प्राइस है. आफ्टर 10 years मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठे चाहिए. आई डोंट हैव, मुझे नहीं लगता एक साथ में 1 लाख रुपीस खर्च कर पाऊंगी. बट आई विल डू, I will start saving now. So in this year I will save 10,000, next year 10,000, 10,000, 10,000. After 10 years I will have 1 lakh rupees. So this is amount set aside for some specific purpose. That specific purpose is basically upcoming loss or expense which I have to bear. To bear that expense, what I am going to do, I am going to save, I am going to start saving from today. That is basically provision. So provision and reserve, both words, both things, they have the same meaning. Reserves is again the amount which we have kept aside, but we don't know for what purpose. इतना सा डिफरेंस है बस. प्रोविजन में हमने पैसा असाइड करके रखा है, वी आर गोइंग टू यूज दैट मनी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, तो वो प्रोविजन है. पर्पस वर्ड नहीं यूज करते, स्पेसिफिक एक्सपेंस या लॉस वर्ड यूज करते. और रिजर्व में हमने बिना किसी पर्पस पैसा सेव किया, बिकॉज वी हैव सरप्लस प्रॉफिट्स. हमारे पास प्रॉफिट थे, हमें पता ही नहीं था क्या करें, हमने सेव कर लिए, कभी काम आएंगे. घर पे करते हैं ना हम लोग ऐसा, यस और नो. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर की एग्जाम्पल हम लेते हैं. आवर पेरेंट्स दे नो कि इन अप्रैल वी हैव टू गेट द चाइल्ड एडमिटेड इन द न्यू क्लास. न्यू क्लास में बुक्स लेनी पड़ती है, यूनिफॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज करनी है, एंड देन एडमिशन के पैसे, नई किताबें और बहुत ज्यादा खर्चा है. तो एक साथ इतना खर्चा नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे स्टार्ट सेविंग मनी फॉर दैट रीजन. ठीक है, अगर ये आपको छोटा खर्चा लग रहा है, वी कैन टेक एग्जांपल. आफ्टर 12 ही वांट टू गो अब्रॉड, मुझे कनाडा जाके पढ़ाई करनी, तो इतने सारे पैसे इकट्ठे कहां से आएंगे? दे विल स्टार्ट सेविंग फ्रॉम टुडे. थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते रहते, आफ्टर 2, 3, 5 years जब भी उसको जाना है, तो we can have that much amount. This is provision. You know the purpose, you know this is an expense which we have to bear in the coming future, so we are saving for the same. That is provision for some particular purpose. तो प्रोविजन के साथ कभी प्रोविजन कभी अकेला नहीं होता कि प्रोविजन इज प्रोविजन. नो, प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर समथिंग. नाउ दिस कैन बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, provision for doubtful debts, provision for contingencies. So there are different options, like different expenses जिसके लिए हम provision maintain कर सकते हैं. Is it clear? Now provision के लिए पैसे कहाँ से बचाएं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम डिस्कस करेंगे. प्रोविजन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? प्रॉफिट में से रखेंगे. तो एवरी ईयर जो हमें प्रॉफिट होता है, हम उसमें से कुछ पैसा बचा लेते हैं टू कीप इट एज अ प्रोविजन. नाउ दिस प्रोविजन is not a choice. According to Companies Act, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस. कोई बता सकता है क्या था उसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? वेरी गुड. जिसमें लॉस के लिए हमें पहले से एडवांस में तैयार रहना होता है. प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एंड नेवर एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट. तो हमने लॉस के लिए तैयार रहना है. कैसे तैयार रहना? प्रोविजन बना के पैसा प्रोवाइड करते रहना है, थोड़े 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 पैसे सेव करो. तो उस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते करते हम प्रोविजन वाले टॉपिक पे पहुंच गए. क्लियर है? एंड दिस इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज कंपल्सरी टू बी प्रिपेयर. अब हमारे पास देखो कितनी सारी टर्म्स हमने प्रोविजन के साथ रिलेटेड बना ली. सबसे पहली टर्म है कि इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, कोई स्पेसिफिक लॉस हो सकता है, कोई स्पेसिफिक
एक्सपेंस हो सकता है। नंबर 2, कहां से आता है ये पैसा? आउट ऑफ प्रॉफिट हमने ये पैसा बनाना है, मतलब प्रोविजन बनानी। और हमने क्या डिस्कस किया अभी? इट इज कंपल्सरी टू मेक प्रोविजन। कंपल्सरी के लिए वर्ड हम यूज करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वर्ड आप अभी समझ लो, +2 में बहुत काम आएगा। 12th में जब आप पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ोगे वहां पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें उन्होंने दिया होगा इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इट इज नॉट अ चार्ज। चार्ज मीन्स कंपल्सरी। व्हेन समथिंग इज कंपल्सरी इट इज रिटन एज चार्ज, कि वो होगा ही होगा। इट्स नॉट एन ऑप्शन। जैसे डोनेशन इज अ चार्ज, डोनेशन इज अ चार्ज नो, बट चलान इज अ चार्ज। ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो किया, चलान कट गया, इट इज ऑप्शन, पैसे देने दे दो। नो, इट इज अ चार्ज। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटे? ट्रैफिक पुलिस ने चलान काटा तो वो एक चार्ज है, कंपल्सरी है आपको पे करना। और अगर आपने डोनेट करना है दैट इज योर चॉइस। इट इज नॉट कंपल्सरी टू डोनेट मनी इन एनी रिलीजियस प्लेस और एनीवेयर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब रिजर्व की तरफ चले आते हैं। सबसे पहले हमने कहा यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस था, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पर्पस हमें पता नहीं है। We don't know for what reason we have saved this reserve. It is just we have surplus money, we have extra profit, we just keep it as कि चलो काम है। कोई लॉस हो गया तो खर्च कर लेंगे उसमें से पैसे, कोई इमरजेंसी आ गई तो खर्च कर लेंगे उसमें से पैसे, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आफ्टर 1 or 2 ईयर हम एक नई फैक्ट्री लगा लेंगे, मे बी नई मशीनें इंस्टॉल कर लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे अपना बिजनेस। इज इट क्लियर? सो रिजर्व इज नो स्पेसिफिक रीजन लिख देते हैं या पर्पस लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मतलब बेसिकली मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ अभी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। देन वी विल कम टू द एग्जैक्ट टर्म्स। ठीक है जी? तो देयर इज नो स्पेसिफिक पर्पस। सबसे पहली बात, अब ये पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट में से आना है। ये भी जो प्रॉफिट हमारे पास एक्स्ट्रा था उसी में से पैसा बना है। सो इट इज अगेंस्ट क्लैप्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट में से ही आता है। देन इज इट कंपल्सरी? इट इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज योर चॉइस। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो बचा लो, नहीं है तो नहीं बचाओ। तो दिस इज योर चॉइस। चॉइस को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी? जैसे डोनेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारे पास हमारी लॉटरी लगी 1 करोड़ की। 1 करोड़ रुपए में से 33.33% तो चला गया टीडीएस, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जिस सोर्स से पैसे मिलने थे उन्होंने पहले टैक्स काट के फिर पैसे दिए। ऐसा नहीं होता वो आपको 1 करोड़ देते इसमें से टैक्स दे दो आप भाग जाओ। तो जो सोर्स है वो आपको पहले टैक्स काटेंगे फिर आपको पैसे देंगे। जैसे बैंक में भी होता है, आप एफडी कराते हो उसमें इंटरेस्ट आता है, बैंक पहले उसमें से टैक्स काटता रहता है, आपकी टैक्स कट जाता है। सिमिलरली जब आप जॉब करते हो, हमारे साथ भी होता है, जॉब में हमारी सैलरी में से पहले टैक्स काट देते हैं। मतलब नॉट इन एवरी मंथ बट आफ्टर जनवरी दे विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली कितना आपका टैक्स बनता है। अगर हम अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद नहीं फाइल करते तो द स्कूल पीपल दे विल डिडक्ट मनी फ्रॉम आवर सैलरी अकाउंट सेइंग दैट दिस इज इतना आपका टैक्स जी, मान लो 15,000 टैक्स बनता है तो 2-3 महीने करके 3 महीने में 5-5 हजार दे विल डिडक्ट योर टैक्स। देन दिस विल बी कॉल्ड एज टीडीएस। क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम पे पैसे कट गए। क्लियर है? मोर ओवर एक एडवांस टैक्स होता है, पता है ना वो भी। जैसे आपका टैक्स बहुत ज्यादा है, ऑल टुगेदर इतना कैसे दोगे? तो समटाइम्स some companies, some individuals, they give advance tax also. No problem, if you have given more tax, it will be get refunded to you. So ऐसा कोई इशू नहीं है। क्लियर है आपको ये? अच्छा वापस आ जाओ। तो यहाँ हम डोनेशन पे थे, तो लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए की मेरे पास, और मेरे पास इतने पैसे हैं तो भगवान तेरा शुक्र है मेरे को लॉटरी लग गई। मैंने तो भगवान को मन्नत मांगी थी कि लग जाए तो 11,000 रुपए तो कम है, 1 लाख रुपए तो भगवान को चढ़ा देंगे। 1 करोड़ की लॉटरी है ना,
तो 33 लाख 33,000 वो कट गए ना, तो 66 लाख समथिंग तो मिल गया। तो 1 लाख दे दो, 65 लाख तो बचता है फिर भी। 65 लाख 66,000 इट्स गुड। मेरा थोड़ा दिल बड़ा होना इसका। तो वो 1 लाख हमने डोनेट करने के लिए, अब ये इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, कि मैंने उस 65, मेरे पास एक्स्ट्रा था, मुझे जरूरत ही नहीं, फ्री में मिला वो तो उसमें से मैंने कहा 1 लाख तो डोनेट, 5 लाख रुपए मैंने कोई वो है ऑर्फनेज है उसको देने हैं, और 15 लाख रुपए मैंने कोई नया घर लेने के लिए देखा हुआ है उसको देने हैं, इतने पैसे मैंने उनको देने हैं। ये जो मैं कर रही हूँ इतने पैसे इतने, इसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन। व्हेन वी हैव एक्स्ट्रा प्रॉफिट या व्हेन वी हैव प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स, ऐसे होता होगा। फॉर एग्जांपल इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, उनको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, सारे खर्चे बच्चे पे कर दिए, जो पैसा बचा टैक्स भी दे दिया, अब जो पैसा बचा उसको क्या करेंगे? 5 उसके हैं ओनर जो पार्टनर्स, तो क्या करेंगे? वो 5 डिवाइड करेंगे। तो हो सकता है वो कहें कि यार पैसे तो हम डिवाइड करते रहेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं इस बार हम ऐसे करते हैं, जो पैसे हैं हम 5 आपस में कम कम डिवाइड करते हैं और कुछ पार्ट हम रिजर्व में रख देते हैं, क्योंकि हमें आगे एक्सपैंड भी तो करना है, अगले साल हमने एक नई फैक्ट्री लगानी, पैसे चाहिए। हो सकता है ऐसा? लग रहा है लॉजिकल? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिजर्व। जब पैसे बांटने की, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना इज एप्रोप्रिएशन। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस वक्त हमने अपनी चॉइस से कुछ पैसा रिजर्व में रख दिया, तो वो रिजर्व है। और पर्पस क्या था हमें नहीं पता। पर्पस कैन भी एक्सपेंशन करनी है आगे, या कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे पीछे कोविड आ गया, कोविड के करके हो गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में कितनी ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री के एग्जांपल लेते, कितनी फैक्ट्रीज बंद रही 4-6 महीने, 4-6 महीने फैक्ट्री बंद रहे। फैक्ट्री में 3,000 वर्कर काम करता है, उनको खाना खिलाया, मालिक ने सैलरी दी कि नहीं दी? दी ना, नहीं तो भाग जाते सारे, फैक्ट्री बंद हो जाती परमानेंटली, वापिस ही नहीं आते। उन्होंने कहना था जब मुश्किल का टाइम था तो मालिक तुमने हमें ठीक कर दिया, अब हम क्यों काम करें आपके पास, हम कहीं और करते। सो दिस इज हाउ सम ऑफ द, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनी ओनर्स, फैक्ट्री ओनर, दे डिड इट लाइक दिस। जो रिजर्व पैसा उनके पास था वो उन्होंने तब यूज किया, और किसी ने रिजर्व करते वक्त सोचा नहीं था कि वो पैसा कहाँ जाएगा। They didn't knew, तो किसी को भी नहीं पता था, किसी को पता था कि पैसे कहाँ लगेंगे। तो उन्होंने रिजर्व पैसे में से फिर सैलरीज देनी शुरू की। उन्होंने बोला देखो हमें भी नुकसान है, तुम्हारा भी है, चलो आधी आधी सैलरी दे देते, 50% तो हम दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि काम ही कुछ नहीं हो रहा। तो दैट मनी वाज गिवन फ्रॉम द रिजर्व्स। ठीक है, इसके लिए कोई प्रोविजन थोड़ी थी कि कोविड हो जाएगा, काम नहीं होगा और सैलरी देंगे, प्रोविजन कोई नहीं थी उसके लिए, तो दे हैव गिवन इट फ्रॉम रिजर्व। रिजर्व और प्रोविजन अब क्लियर है। रिजर्व किसी भी कंपनी का अगर है तो ये शो करता है कि कंपनी प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन में है। प्रॉस्पेरिटी होता है कि मतलब गुड फाइनेंशियल कंडीशन है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट है, इसीलिए रिजर्व कर रहा है। कोई बंदा एफडी पे एफडी कराई जा रहा बैंक में, तो हम क्या कहते हैं, बड़े पैसे हैं कहते हैं कि नहीं, तो होंगे तो ही डालेंगे ना कोई। सेम इज रिजर्व, किसके पास बहुत पैसे, प्रॉस्पेरिटी है, तभी वो रिजर्व क्रिएट कर। और प्रोविजन क्या है? दिस इज तो कंपल्सरी, इट शोज द अपकमिंग लॉसेस, जितने ज्यादा आपके जितने भी लॉसेस है, इट इज कंपल्सरी टू बी क्रिएट एज अ प्रोविजन। क्लियर है अब सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस? रिजर्व हम कब क्रिएट करते हैं? जब प्रॉफिट होता है। प्रोविजन हम कब क्रिएट करते हैं? चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, यू हैव टू क्रिएट प्रोविजन। टैक्स तो देना ही है, डेप्रिसिएशन तो लगनी लगनी है, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन है, तो यू हैव टू क्रिएट दैट प्रोविजन। ठीक है, वन मोर थिंग, रिजर्व्स को हम बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? रिजर्व्स को कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट? ये हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है, ये क्या? बेसिकली सी, अभी मैं आपको कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर ये कंपनीज की बैलेंस शीट हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, दैट विल बी इन सिलेबस इन 12th क्लास। 12th में पढ़ेंगे, पढ़ा मैं आपको आज ही दे रही हूँ। इसका मतलब रिजर्व्स बेसिकली ये वो पैसा है जो ओनर्स को मिलने वाला था, पर उन्होंने बोला कि हम नहीं लेते हैं, व्हाई नॉट टू कीप इट एज अ रिजर्व। तो बेसिकली रिजर्व्स बिलोंग टू द ओनर्स, ओनर्स को बिलोंग करते हैं। तो रिजर्व इज किसकी प्रॉपर्टी है? ये ओनर की, जो कंपनी के मतलब कंपनी के अगर शेयर होल्डर्स है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स की है।
तो दिस विल गो, अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो कैपिटल के नीचे हम लिखते हैं, समझ जाते हैं कि ये कैपिटल का पार्ट है, उनका ही है, ओनर्स का, सोल प्रोप्राइटर। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें वहां पे भी सेम, रिजर्व जो है वो कैपिटल पार्टनर्स की, उसके साथ लिख दी। कंपनी जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे वहां पे इस तरह से मैं बता देती हूँ, सबसे पहले होता है शेयर कैपिटल, एक हेडिंग, और उसके साथ सेकेंड हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है, जितना भी रिजर्व क्रिएट किया या जितना भी प्रॉफिट सरप्लस हो वो यहाँ, और ये दोनों हम किस कैटेगरी में लिखते हैं, ये हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर कौन है, सिंपल भाषा में समझ लो, ओनर। तो ओनर्स के फंड में दो चीजें आती हैं, शेयर वर्ड अगर नहीं है समझना अभी तो फिलहाल के लिए समझ लो, एक कैपिटल और दूसरा रिजर्व। ये दोनों किसका पार्ट है, ओनर्स का फंड है, ये जो मालिक है उनका फंड है, क्लियर। और प्रोविजन कहाँ आती है, प्रोविजन, प्रोविजन इज बेसिकली जो खर्चा होने वाला उसके लिए हमने पैसा बचाया, तो प्रोविजन के लिए हमें करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में एक कैटेगरी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या लिखा मैंने, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम उसको देखो, करंट लायबिलिटी क्या होती है, एकदम व्हाट इज द करंट लायबिलिटी, 1 ईयर से कम है तो करंट लायबिलिटी। टैक्स हर साल देते हैं, डेप्रिसिएशन हर साल मेंटेन करते हैं, डाउटफुल डेट की प्रोविजन हो तो 1 साल तक चलती है, इससे पहले ही क्लियर हो जाते डेट। तो ये जितने भी प्रोविजंस के एग्जांपल थे वो सारी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, तो दे विल ऑल कम अंडर करंट लायबिलिटी। कौन कौन सी एग्जांपल बताई मैंने, बोलो एक बार रिपीट करो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टैक्स, डाउटफुल डेट। इसके अलावा एक और टाइप की प्रोविजन होती है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन कौन सी होगी, मोर देन 1 ईयर की अगर कोई प्रोविजन है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एंड देन इट विल गो टू द कैटेगरी ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये +2 के बोर्ड के क्वेश्चन करा दिए मैंने तुमको, वहां आता है ये क्वेश्चन की, कहाँ आएगा आपको पहले से पता होगा। क्लियर, क्लियर है सबको, हाँ जी। वो करंट लायबिलिटी है और रिजर्व से रिजर्व एंड सरप्लस में मतलब यही कैटेगरी है बैलेंस शीट में ना। जैसे अभी हम करते हैं, एक साइड लायबिलिटी होती है और कैपिटल होती है, एक साइड होते हैं एसेट। तो जब +2 में आप कंपनी की बैलेंस शीट करोगे तो उसमें कैटेगरी 3 होती है। पहली शेयर होल्डर फंड, जिसको आप अपनी भाषा में कैपिटल बोलते हो, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी करंट लायबिलिटी। 3 चीजें आती है एक साइड, तो वो मैंने बता दी और ये तीनों ही बता दी। इसमें क्या आता है, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरी रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसमें आती है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। किसी को कोई डाउट, एनीवन? दूसरी साइड एसेट्स है, हाँ ठीक है। वैसे वहां हम +2 में जो हम करते हैं कंपनीज की बैलेंस शीट वो वर्टिकल होती है, तो ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट, पहले कैपिटल फिर लायबिलिटी फिर एसेट्स, ऐसे। कोई डाउट? नो डाउट। हार्दिक कोई डाउट है? आई एक्सपेक्ट वन डाउट कि मैम आपने इसकी कोई एग्जांपल नहीं दी लॉन्ग टर्म प्रोविजन की, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। कोई डाउट? हाँ, मीटिंग वगैरह में 4 साल बाद बेटे वो खर्चा थोड़ी है। अगर हमने लैंड खरीदने के लिए पैसे बचाए हैं वो खर्चा थोड़ी है, रिप्लेस थोड़ी हो रही है, तो डेप्रिसिएशन हो गया ना। अगर वो एसेट रिप्लेस करने के लिए पैसे बचाए वो खर्चा है, वो तो डेप्रिसिएशन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स नहीं देना तुमने तो हर साल ही डेप्रिसिएशन में 2 साल बाद क्यों बनाएंगे? एवरी ईयर वी हैव टू मेक। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मैं खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर, मजा भी नहीं आता है। चलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन में हमारे पास एग्जांपल में आता है जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉयज को रिटायर करना है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, आपको देने पड़ते हैं ना कंपनी को। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूँ, मतलब मैं कंपनी का ओनर हूँ, तो मेरी कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को रिटायरमेंट पे पैसे देने। रोज रोज तो वर्कर रिटायर नहीं होता, लॉन्ग टर्म में होता है, उसके लिए प्रोविजन मेंटेन करते हैं, उसमें पैसे डालती रहती है कंपनी, ताकि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो तो उस प्रोविजन वाले पैसों में से हम उसको कंपेंसेट कर दें, जो पैसे हमने देने हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो पैसे देने। ठीक है, जैसे ग्रेचुटी, ग्रेचुटी सुनी है कभी?
एनीवन? सुनिए, बताएं। एंड में जब कोई रिटायर होता है तो सारी अमाउंट देती है, तो ऐसे ठीक है, समवेयर यू आर राइट। ग्रेचुटी क्या होती है? बेसिकली जब कोई बंदा रिटायर होता है तो एक तो उसको जो उसका प्रोविडेंट फंड है वो पैसे मिल जाएंगे, और उसके कोई लीव के पैसे बचे हैं वो दे दिए उसको, और कोई उसने फंड लगाया था वो पैसे दे दिए। एक ग्रेचुटी होती है। ग्रेचुटी मतलब बेसिकली हमने एक बंदा कोई जो भी जॉब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये लड़की है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज एट द एज ऑफ 25 इसने एक बैंक में जॉब ज्वाइन करी, और 25-30 साल जॉब करने के बाद 55 की एज में रिटायर होने लगी। तो हमारे कंपनीज एक्ट कहते हैं कि दैट इंडिविजुअल हैज गिवन फुल ऑफ हिज और हर यूथ टू द ऑर्गेनाइजेशन। इतने साल उस ऑर्गेनाइजेशन को दिए, तो उसको ऑनर नहीं करना चाहिए? आपको उसको ऑनर तो करना चाहिए कि इतने साल तुमने अपनी पूरी जवानी निकाल दी बैंक में, इसी चेयर पे बैठे बैठे काम करते करते, तो उसको कुछ ऑनर करना है। ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ग्रेचुटी कहते हैं। ऑनर करने के लिए हमने क्या करना है? उसको पैसे देंगे। कितने पैसे देंगे? ये अब कोई 50,000 दे, बोले जाओ हमारी तरफ से इतना ही सकता है हमसे जी, हम ज्यादा नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रोविजन दी गई है कि जितनी उस बंदे की सैलरी है मल्टीप्लाई उसके ईयर ऑफ सर्विस देखने हैं। 5 ईयर से ज्यादा है तो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है बंदा। 5 साल से ज्यादा जिसने जॉब किया, अब आपके मम्मी पापा जो जॉब पे हैं, अगर वो 5 ईयर से ज्यादा एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप भी समझ जाओ उनको ग्रेचुटी के पैसे भी मिलने जब भी वो छोड़े। ठीक है, जैसे मान लो मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मैंने 10 साल एक जगह काम किया, 5 साल के बाद मैं ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हुई, तो फिर 10 साल बाद जब मैं छोड़ूंगी तो मुझे ग्रेचुटी के पैसे मिलेंगे, पर वो कितने मिलेंगे? उतने ईयर्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं 25-30 साल करती हूँ तो ऑब्वियसली वो अमाउंट बढ़ जाएगा। समझ गए? तो आपकी जितनी एवरेज सैलरी है मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ सर्विस जो है उससे मल्टीप्लाई करके वो कर देंगे। जैसे जब जॉब ज्वाइन की तो 1200 रुपए सैलरी थी, जब जॉब छोड़ी तो 50,000 सैलरी होगी, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एवरेज सैलरी निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ सर्विस। अब बंदे ने 25 साल काम किया, 50,000 सैलरी मान लो एवरेज आई, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो कंपनी तो डूब जाएगी पैसे बांटती बांटती। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये भी रूल बनाया कि मैक्सिमम 10 से मल्टीप्लाई करना है सैलरी, जितनी भी आपकी सैलरी बनी। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है? मैक्सिमम 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जितने भी ईयर, मैक्सिमम आपकी ईयर ऑफ सर्विस कम है तो कम से भी हो सकता है, मैक्सिमम 10। और एक अमाउंट की लिमिट भी दी है कि अगर आपका अमाउंट इतने से बढ़ गया तो फिर वो अमाउंट नहीं मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा विच इज फिक्स, दैट इज ग्रेचुटी। अब वो ग्रेचुटी का पैसा भी कंपनी ने देना, कहां से देगी कंपनी? उस प्रोविजन से जो कंपनी ने बनाई है अंडर द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर वर्कमैन रिटायरमेंट, सॉरी एम्प्लॉइज रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है जी। सिमिलरली जो कंपनीज गारंटी वारंटी देती है उसके लिए भी प्रोविजन क्रिएट करती है। लॉन्ग टर्म होती है ना गारंटी भी, लॉन्ग टर्म ही होती है, फ्रिज टीवी की, एसी की, जो भी गाड़ियों की वारंटी गारंटी, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन फॉर गारंटीज और वारंटीज होता है, दैट इज आल्सो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर है अब आपको? किस साइड आएगा? क्लियर है? कंपल्सरी है, ये भी क्लियर है। आउट ऑफ प्रॉफिट है, किस प्रिंसिपल के अंडर ये बनाते हैं हम प्रोविजन? प्रूडेंस प्रिंसिपल। सारे क्वेश्चन आई थिंक वी हैव कवर्ड। रिजर्व्स पे आ जाते हैं। रिजर्व्स के there is no specific reason, it is also kept out of the profit, it shows the prosperity condition of the company, and then it is a choice, that is it is appropriation of profit, and it will show in under the head of reserves and surplus in shareholder fund। ठीक है, मतलब ये ओनर्स फंड के अंदर आ गया। क्लियर है? अभी बुक खोलिए, बुक से देखते हैं अब क्या लिखा है। लेट्स रीड इट आउट फ्रॉम द बुक। चलिए बेटे, लेट्स रीड इट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। पेज नंबर 16.5 ये वाली बुक में दिया हुआ है। टेबल बना है रिजर्व्स एंड प्रोविजन का, मिल गया सबको। फर्स्ट पॉइंट देखिए, नेचर। रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन, और प्रोविजन क्या है? चार्ज। क्लियर है ये पॉइंट सबको? डाउट? नो। सेकंड पॉइंट, पर्पस। रिजर्व का पर्पस क्या है? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथन करना ना, हम चाहते हैं कि हमारे पास बैकअप हो, कल को कोई ऐसी कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो बैकअप तो होना चाहिए, इसलिए रिजर्व रखते हैं बैकअप के लिए।
and to meet unforeseen liabilities or loss. Unforeseen मतलब जिसके बारे में we don't know, अगर ऐसा कुछ हो जाए उसके लिए रिजर्व है, जो नहीं पहले देखा सुना नहीं, जिसको सोचा भी नहीं था. सॉरी, नहीं, that is provision only. Doubtful debt, so then it will be kept again ना. That is again I am telling, Companies Act के अंदर बोला गया है on an average बहुत कम अमाउंट होता है 5%, तो 5% तो पैसे डूब भी जाते हैं, कई बार हम डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं तो वो भी उसमें कवर हो जाता है. एंड द अदर साइड इट इज प्रोविजन, इट इज मेड टू मीट नॉन लाइबिलिटीज. नॉन लाइबिलिटी समझ गए, जो पता है हमें. और कॉन्टिजेंसीज व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड. ठीक है, जब कॉन्टिजेंसी कोई है, हमें पता है कि पैसे तो लगने हैं, बट कितने लगने दैट इज नॉट श्योर, तो भी हम प्रोविजन बनाएंगे. समझ गए. नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको भी बोला था कि एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए प्रोविजन क्रिएट किया, तो दैट इज अगेन वी डोंट नो हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे व्हेन एन एम्प्लॉय इज गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. 5 साल से पहले छोड़ता है, बाद में छोड़ता है, कितनी ग्रेच्युटी बनती, वी डोंट नो द अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट, तो वी विल क्रिएट प्रोविजन ओनली. ठीक है, रिजर्व नहीं हम उसके लिए रखेंगे. नेक्स्ट इज इट इज डेबिटेड टू ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया. इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड रिजर्व प्रोविजन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये मैं आपको फिर बताती हूँ अभी विद डायग्राम, रुक जाओ इसको. नेक्स्ट पॉइंट, इट मे गेट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द बिजनेस. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो बेटे हमने रिजर्व क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल एफडी करा दी, तो हम इसको कहीं बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं ना. वी कैन इन्वेस्ट शेयर मार्केट में या बैंक में, कहीं भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. When reserve is invested outside, it will be called as reserve fund. क्या बोलते हैं फिर उसको? रिजर्व अगर इन्वेस्ट हो जाए तो रिजर्व फंड. लेकिन प्रोविजन तो खर्चे के लिए है, वो थोड़ी हम इन्वेस्ट करेंगे कहीं, वो तो कंपलसरी है. कंपनीज एक्ट कहता है अपने पास पैसे बचा के रखो, सो दैट इज नॉट टू बी इन्वेस्टेड. नेक्स्ट पॉइंट, अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ द रिजर्व. अगर इसका पैसा यूज नहीं हुआ, 3-4 साल हो गए, यूज ही नहीं हो रहा, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो 5 साल हो गए हमने रिजर्व में पैसे रखे, कहीं यूज नहीं हुए, और इस साल प्रॉफिट कम हुआ, तो ये जो ओनर्स हैं वो कहें कि क्यों ना हम इस पैसे में से थोड़े थोड़े पैसे निकाल लें, काम तो आ नहीं रहे, तो हम ही बांट लेते हैं. डिविडेंड उसको बोलते हैं ना, डिविडेंड होता है जो हमने ओनर्स को पैसे दे रहे, तो प्रॉफिट हुआ नहीं, तो व्हाई नॉट टू टेक सम पार्ट ऑफ द रिजर्व. शैल वी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड? यस वी कैन. लेकिन क्या इस पैसे को बांट सकते हैं? टैक्स के लिए पैसा बचाया आपने, घर ले जाओ, नॉट अलाउड. सो वी कैन नॉट, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग अदर देन द पर्पस फॉर व्हिच इट हैज बीन मेड. जिस चीज के लिए प्रोविजन बनी है उसी के लिए यूज हो. नेक्स्ट है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट. लीगल रिक्वायरमेंट है, हमें बनाना ही पड़ेगा. द अदर साइड, it is made because of the accounting principle जो prudence का है. वो कहते हैं कि तैयार रहना चाहिए आने वाले किसी भी अपकमिंग के लिए. तो हमने क्या बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया. हाँ जी, प्रोविजन जो हम क्रिएट करते हैं, प्रोविजन हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है, और हमारे अपकमिंग लॉसेस होने वाले हमने एंटिसिपेट किए हैं, उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं. रिजर्व जो है वो हम एडिशनल, हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट है, हमने इसलिए क्रिएट किया. लीगल रिक्वायरमेंट इन्होंने इसलिए लिखा है बिकॉज समटाइम्स वी नीड टू शो दैट वी हैव रिजर्व फॉर एक्सपेंशन. कोई और लाइसेंस इशू करवाना है या हमें आगे कोई लोन रेज करना है, तो वी हैव टू शो समथिंग ना, वी हैव बैकअप. कई जगह ऐसी होती है जहां आपका फाइनेंशियल बैकअप देखा जाता है आपको कोई लाइसेंस इशू करने के लिए. So for that purpose we need a reserve. ठीक है. Next is a reserve is shown on the liability side of the balance sheet under the head. किस head में लिखते हैं? Reserves and surplus. और provision कहाँ लिखते हैं? इन्होंने current liability में लिखा हुआ है, और as a deduction from the asset. की पहले होता था, अब नहीं होता, तो we will only write as a करंट लाइबिलिटी में हम लिखते थे. ठीक है, पहले हम ऐसे करते थे कि बैलेंस शीट में, अभी भी आप करोगे, सोल प्रोप्राइटर में हम ऐसे ही करते हैं, एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते हैं.
ठीक है, हम उसको लाइबिलिटीज में नहीं लिखते, लेकिन जो कंपनीज एक्ट ने नया फॉर्मेट दिया उसमें ऐसे प्रोविजन नहीं है कि एसेट में से माइनस करके लिखो, देयर वी हैव टू राइट इट एज करंट लायबिलिटी ओनली। ठीक है, हियर दे हैव नॉट मेंशन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, प्रोविजन की बात नहीं की, वो आपको ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है जी, एग्जांपल भी इन्होंने दे दी आगे। ओके, लेट्स कम बैक टू दी फर्स्ट पेज नाउ। अब ये सारे, अच्छा एक पॉइंट आपको मैंने बताना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ आपको। क्रेडिट साइड पे बेटे वी विल राइट व्हाटएवर वी हैव रिसीव्ड, सेल हुई, कोई और इनकम आई, अदर रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर रेवेन्यू, इनकम आ गई, उसमें से खर्चे माइनस करने, व्हिच एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस व्हिच आर कंपल्सरी एंड व्हिच आर अलाउड बाय, हमारे जो कंपनीज एक्ट है उसने अलाउ किया आपको, नहीं तो आप तो यहाँ पे अपने घर के खर्चे भी लिख दो, समझ गए? ऐसे और कोई भी खर्चे होंगे, ड्राइंग करके ले गया किसी और, आपने अपने चॉइस से कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंस की, यू आर नॉट अलाउड टू राइट इट हियर, यू विल ओनली राइट एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड टू यू, जो चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपल्सरी खर्चे जो वो माइनस किए तो प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को क्या करोगे, क्या करेंगे इस प्रॉफिट, बताओ इस प्रॉफिट को क्या करें, इस प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में डालते हैं। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैपिटल होती है, कैपिटल में लिख देते हैं। तो कैपिटल तो एक ही, सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हो, वहां एक ही ओनर है, तो इस प्रॉफिट को उसी की कैपिटल में ऐड कर दो। नाउ व्हाट इफ देयर आर सो मेनी ओनर्स, व्हाट इफ देयर आर शेयर होल्डर्स, व्हाट इफ देयर आर पार्टनर्स, देन व्हाट वी विल डू, फिर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नाउ व्हेन देयर आर सो मेनी पर्संस, so we have to distribute, so we will prepare one more account, name of the account will be profit and loss appropriation account, एक नया अकाउंट ओपन होगा। ये सारा +2 का सिलेबस है आपका, पार्टनरशिप पढ़ोगे ना तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जो नेट प्रॉफिट आया, और फिर यहाँ पे हम उसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 पार्टनर्स है एग्जाम्पल के लिए, तो प्रॉफिट था हमारे पास 1 लाख, पांचों पार्टनर कहते हैं हम 10,000 ले लेंगे और बाकी का 50,000 रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, 10,000 सब ले रहे हैं और बाकी का 50,000 रिजर्व में डाल देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रिजर्व में गया कितना पैसा, 50,000, मिस्टर ए को मिल गया 10,000, बी को मिल गया 10,000, सी को, डी को और ई को, तो ए बी सी डी ई सबको पैसे मिल गए और 5 लाख 1 लाख पूरे हो गए। सही, तो इस अकाउंट का नाम क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस इन व्हिच वी विल शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ गए? और ये सारा हमारा पर्सनल है, ये हमारी अपनी चॉइस है, हमने क्या करना, इसमें हम इसको 20 दे दें, इसको 5 दे दें, इसको भी 5 दे दें, हमारी मर्जी, इनका आपस का है ना। हो सकता है इसी ने ज्यादा काम किया, वो कहे तुम दोनों कुछ नहीं देना, बस सारा पैसा हम नहीं ले लेना, हो सकता है उनकी म्यूचुअल कंसेंट है, हो सकता है, मतलब अलग अलग इसमें केसेस आप पढ़ोगे आगे, मैं ऐसे बता रही हूँ। Whatever happens in this account is your personal choice. It, all the things which will happen here depends upon the bond. आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, डीड होती है, पार्टनरशिप डीड पढ़ी, तो जो आपके डीड में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में, कि इसको जी ए जो है ना उसको मिलना है 30% प्रॉफिट, बी को मिलना है 10%, सी को मिलना है 60% फॉर एग्जाम्पल, तो जो डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आउटसाइडर्स खर्चे, आउटसाइड से जो पैसे आए और नेट प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गया? तो यही पॉइंट उन्होंने लिखा था कि प्रोविजन, अब जो हमने टैक्स के लिए पैसा बचाया वो तो चार्ज है ना, तो वो यहीं पे लिखेंगे ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन्हीं खर्चों के बीच में, डेप्रिसिएशन इन्हीं खर्चों के बीच में, तो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन, टैक्स के लिए वो सारी P&L अकाउंट में, और रिजर्व किस में आएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है सबको, कोई डाउट? हाँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है एक्चुअली,
कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली होगा जब हम कंपनीज पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मैंने अभी जो तुम्हें डायग्राम ये बताए हैं, ये मैंने पार्टनरशिप के बेस पे बता दिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली पार्टनरशिप है +2 में। +1 में तो सोल प्रोप्राइटरी है, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। +1 में